Welcome to the fourth lecture for the subject structure analysis. So, let's see what we have done in the previous class. So, in last class, we were learning how to calculate reactions. Okay, how to calculate the reaction forces. Okay, so so there is two steps. First step says, first assume some directions of reactions, and in second step apply the equation of equilibrium to calculate the reactions. Okay, and then based on the sign you identify whether the assumed direction is correct or not. Okay, if positive sign occurs, it means assumed direction was correct. But when negative sign appears, as there was here, if negative sign appears, which means the assumed direction is not correct. Okay, see here, it is shown vertical here, but what we said, it is vertically upward. Okay, but here we corrected it, saying that it is downward based on the negative sign. Okay, so this is what we done in the last class. Okay, also we learned two things. दो शॉर्टकट्स भी हमने सीखे थे. एक क्या था कि अगर आपका लोड फुली वर्टिकल है ना, एक्शन आपका क्या है, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कोई रिएक्शन नहीं आ सकता है ना. दिस वी हैव लर्नड. देन वन मोर थिंग वाज हाउ टू यूज सिमेट्री टू रिड्यूस योर कैलकुलेशन, है ना. इसमें हमने देखा था कि अगर आपका लोड जो है सिमेट्रिक है, साथ में अगर आपकी बीम भी सिमेट्रिक है, तो आप इस तरीके से रिएक्शंस को इस तरीके से मान सकते हैं कि ये जो अप्लाइड लोड है उसको इक्वली रेजिस्ट करेंगे दोनों रिएक्शंस, दोनों सपोर्ट्स. सो यहाँ पे आपने बोला था कि दोनों की वैल्यू क्या होगी, अप्लाइड लोड की हाफ होगी. चूँकि रिएक्शन है तो अप्लाइड लोड के ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन हमेशा होता है, तो आप उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल सकते हैं. सो दिस वी हैव लर्नड इन द लास्ट क्लास. ओके, let's start today's lecture. So let's continue one more. Let's calculate for one more beam. Okay, then let me write here, calculate reactions for beam. Okay, so लेट्स से ये एक बीम है. ओके, लेट्स से इसके ऊपर एक लेट्स से इस पे क्या लगा है, यूडीएल लगा हुआ है. ओके, लेट्स से ये यूडीएल है, ये 2 किलो न्यूटन पर मीटर इसकी इंटेंसिटी है. लेट अस से ये बीम जो है ये 10 मीटर की है.
ओके, सो ये आपका क्वेश्चन है. ओके, लेट्स जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस. Actually, I'm just giving you slight revision of what you are assumed to know. ये सब मैं assume करके चल रहा था कि ये सब आपको आता है, बट थोड़ा सा मैं आपको पुरानी चीज़ें रिकॉल करवाना चाहता हूँ. आई एज्यूम कि आपने ये सब ऑलरेडी सीख रखा है, बट जस्ट फॉर द sake of revision. ओके, एंड जिन लोगों ने ये सब नहीं सीखा है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपनी पुरानी बुक्स रेफ़र करें, सो दैट वी कैन स्पीड अप अ लिटिल. ओके, सो लेट्स स्टार्ट हियर. लेट्स से ये आपकी बीम है. ओके, लेट मी स्टार्ट अगेन. ये आपका क्या है? फिक्स सपोर्ट है. फिक्स सपोर्ट में 3 रिएक्शन होते हैं. एक क्या होता है आपका? वर्टिकल डायरेक्शन में होता है. सो लेट्स गिव सम नेम. लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी. लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी. तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में लेट अस अस्यूम कि अपवर्ड डायरेक्शन में वर्टिकल रिएक्शन आ रहा है. लेट्स कॉल दिस वी ए. लेट अस अस्यूम कि जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का रिएक्शन है, लेट अस से इट इज़ एच ए. देन लेट अस अस्यूम कि जो तीसरा रिएक्शन है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. एज्यूम करना है, कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी डायरेक्शन एज्यूम कर सकते हैं. तो लेट अस से मैंने ये एज्यूम कर लिया. ओके, तो फिर क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप क्या है? सारे प्रॉब्लम में यही है कि आपको क्या करना है? इक्विलिब्रियम का यूज़ करना है. ओके, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस क्या होते हैं? फोर्सेस, सम ऑफ द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन 0, सम ऑफ द फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन. लेट मी राइट हियर. 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन है हमारे पास. समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन 0, समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन 0, एंड समेशन ऑफ मोमेंट एट एनी पॉइंट P इज 0. ओके, तो ये 3 आपके इक्वेशन हैं. इनका यूज़ करके आपको सॉल्व करना. इफ़ यू सी हियर, लेट्स सी विच इक्वेशन यू कैन यूज़ फर्स्ट. ओके, टू इन अ वे दैट आपकी कैलकुलेशन कम से कम हो. तो लेट्स सी हियर कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स एक ही है और पूरी बीम में कहीं भी दूसरी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, विच मीन्स कि ये वाला एच ए की वैल्यू सबसे आसानी से निकाली जा सकती है. इसलिए मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ? इक्वेशन एक्स डायरेक्शन में लिख रहा हूँ. सो लेट मी राइट हियर. यहाँ पे मैं डायरेक्शन मतलब मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन जो फोर्सेस है उनके डायरेक्शन कैसे लिखूँगा? जो पॉजिटिव एक्स की तरफ जाएंगे मैं उनकी डायरेक्शंस को पॉजिटिव लिखूँगा, जो माइनस एक्स की तरफ जाएंगे उन्हें मैं नेगेटिव लिखूँगा. ओके, सो लेट्स राइट द इक्वेशन. इट इज़ पॉजिटिव एच ए. और कोई फोर्स एक्स डायरेक्शन में तो है नहीं, सो द इक्वेशन को आप इस तरीके से लिख सकते हैं. तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर पा रहे हैं कि एच ए क्या है? 0 है. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बीम के ऊपर जो भी लोड है वो सारा वर्टिकल है ना? तो ये तो ऑब्वियस था कि जब आप सारा लोड वर्टिकल डायरेक्शन में लगाएंगे तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन कुछ भी आएगा नहीं. तो ये क्या है? एज लोड इज vertical only
हॉरिजॉन्टल रिएक्शन should not exist। तो ये आप डायरेक्टली लिख सकते थे, है ना, बेस्ड ऑन फर्स्ट शॉर्टकट, बट हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। ओके, देन सेकंड इक्वेशन आप कौन सा यूज़ करेंगे? दो ऑप्शन है आपके पास। ओके, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो आपका VA है ना, VA है क्या है? वर्टिकल डायरेक्शन में मोमेंट है, और वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स है। इसके अलावा कोई भी ऐसी वर्टिकल डायरेक्शन की फोर्स नहीं है जो आपको पता नहीं हो, सारी आपको पता है। ओके, इसलिए सबसे कम स्टेप में मुझे कौन आंसर दे देगा? ये इक्वेशन मुझे एक ही स्टेप में आंसर दे देगा। सो ये सोच के मैं दूसरा इक्वेशन लिख रहा हूँ। समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन, ऊपर की तरफ जो फोर्स होगी उसे मैं पॉजिटिव लिखूँगा, नीचे की तरफ जो फोर्स होगी उसे मैं नेगेटिव लिखूँगा। ओके, तो ऊपर की तरफ फोर्स कौन सी है? पहली फोर्स क्या है आपकी? VA। सो VA ऊपर की तरफ है इसलिए पॉजिटिव। देन और कौन सी फोर्स है जो वर्टिकल डायरेक्शन में? तो आपकी ये जो UDL है। ओके, UDL का मतलब क्या है? ये बेसिकली ये बीम, असल में UDL को आप देखेंगे कुछ इस तरह से भी बनाया जाता है ना। ये सब कुछ एक ही है, चाहे आप ऐसे ड्रॉ करें या फिर इस तरीके से ड्रॉ करें। ओके, तो चूँकि ये क्या है? UDL है ना, UDL है, और डायरेक्शन आप देख पा रहे हैं कि क्या है? वर्टिकल डायरेक्शन है, बट डाउनवर्ड डायरेक्शन है, मतलब साइन क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए, इसलिए नेगेटिव। ओके, अब UDL में आप फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये क्या है? ये फोर्स नहीं है, ये क्या है? ये क्या है? लोड इंटेंसिटी है ना। ये क्या है? लोड इंटेंसिटी है, लोड पर यूनिट लेंथ है। तो अगर आपको फोर्स कैलकुलेट करना होता है तो आप क्या करते हैं, है ना, इस टोटल फोर्स को कैलकुलेट करना हो या टोटल लोड को कैलकुलेट करना हो, आप क्या करते हैं? इस डायग्राम का एरिया कैलकुलेट कर देते हैं। ओके, तो इसका एरिया क्या होगा? दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। ओके, तो एरिया क्या होगा इसका? 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितनी है इसकी? 10 मीटर। सो 10, दिस विल गिव यू एरिया, फोर्स और डाउनवर्ड लोड। ओके, और कोई वर्टिकल फोर्स है नहीं, तो आप इक्वेशन ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ से आप VA की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज़ 20 किलो न्यूटन। ओके, ये क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब है आपकी जो डायरेक्शन है वो करेक्ट है। आपकी डायरेक्शन कौन सी थी? अपवर्ड। तो वो आप यहाँ पे लिख देते हैं समझने के लिए, हालांकि ज़रूरत नहीं लिखने की। हाँ, आई जस्ट वांट टू से कि आपको ये समझ में आ रहा है ये किस तरीके से लिखा है ना। यहाँ पे मैं नोट में लिख देता हूँ जस्ट इन केस अगर आप नहीं जानते हैं तो। फॉर एनी लोड डायग्राम, है ना, कोई भी लोडिंग डायग्राम है तो आपको उसमें से लोड कैलकुलेट करना होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? एरिया ऑफ उस लोड डायग्राम का एरिया निकाल देना है। ओके, ये बेसिकली ये आपका कंसेप्ट है। ओके,
यहाँ पे लोड ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ फोर्स अगर आपको कैलकुलेट करना हो, जैसे एग्जांपल के तौर पे यूडीएल है ना, यूडीएल में आप कैसे करते हैं है ना, लोड इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय लेंथ है ना, जो अभी हमने किया ये क्या है लोड इंटेंसिटी, ये क्या है लेंथ। लेट्स से अगर आपका ऐसा ना हो कि लेट्स से यूवीएल लोडिंग है ना, यूवीएल लोडिंग कैसी होती है, कुछ इस तरीके से होती है ना। तो अगर आपको इसका फोर्स निकालना हो तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेम एरिया निकालना है, तो ये क्या होगा हाफ, लेट्स से कि ये जो है ये क्या है कुछ भी W है, लेट्स से ये जो है ये क्या लेंथ L है, तो इसका एरिया क्या होगा हाफ इंटू W इंटू L। तो कैसा भी लोडिंग डायग्राम हो आप उसका फोर्स आसानी से निकाल सकते हैं। ओके हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ। ओके यहाँ पे 1 कर दिया जाए, इसको 2 कर दिया जाए। फोर्स एक्ट्स एट CG ऑफ लोड डायग्राम, जो लोडिंग का डायग्राम है उसके CG पे एक्ट करता है। कहने का मतलब है अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे तो CG कहाँ होगा सेंटर पे, तो ये जो 20 किलो न्यूटन है जो आपने कैलकुलेट किया है ये वाला, ये कहाँ एक्ट कर रहा है CG पे एक्ट कर रहा है। ओके CG का मतलब है यहाँ से यहाँ तक कितनी है 5 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक क्या है 5 मीटर। ओके और अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो इसका CG कहाँ होगा कुछ इधर होगा है ना, इतनी डिस्टेंस क्या होगी आपकी L/3 होगी है ना। ट्रायंगल का CG कहाँ होता है L/3 पे होता है, तो इस तरीके से एक्ट करेगा। बट आई अज्यूम कि ये सब चीज़ें आप जानते हैं है ना। नाउ कम बैक, नाउ अभी हमारे पास हमने 2 रिएक्शंस कैलकुलेट कर लिए हैं HA और VA, अब MA बच गया है। तो MA के लिए हमारे पास ऑप्शन ही क्या है, तीसरा इक्वेशन यूज़ करना है। सो लेट्स राइट थर्ड इक्वेशन, summation of moment at any point is 0। which point, तो कोई सा भी पॉइंट हो सकता है ना। तो सिंपल कैलकुलेशन के लिए हमारे पास एंड में हम कोई पॉइंट लेते हैं, या तो आप A ले सकते हैं या तो आप B ले सकते हैं। ओके तो दोनों में से कोई सा भी पॉइंट आप ले सकते हैं है ना। सो लेट्स राइट फॉर पॉइंट B। ओके यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं ये जो क्लॉकवाइज मोमेंट है उसे मैं पॉजिटिव लिखूँगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को नेगेटिव लिखूँगा। ओके नाउ लेट्स राइट द इक्वेशन। फर्स्ट मोमेंट कौन सी है आपकी MA है। ओके सो यहाँ पे क्या लिखेंगे MA की डायरेक्शन क्या है, तो आप डायरेक्शन देखेंगे, ये डायरेक्शन क्या है एंटी क्लॉकवाइज। ओके विच मीन्स माइनस है ना। देन दूसरी मोमेंट क्या है, वो मोमेंट जो HA प्रोड्यूस करे एट पॉइंट B है ना। फोर्स मोमेंट कैसे निकालते हैं आप, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो HA परपेंडिकुलर डिस्टेंस अप टू B कितनी है 0 है HA के लिए, तो यहाँ पे साइन देने का कोई मतलब नहीं बनता है, लेटर से कुछ भी साइन आप दे सकते हैं क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो गया है, कोई लॉजिक नहीं। देन नेक्स्ट मोमेंट क्या हो सकता है, जो
आपका VA प्रोड्यूस करे, ये फोर्स प्रोड्यूस करे, तो VA परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ये कितनी है 10 मीटर, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10 मीटर। ओके, ये मोमेंट पॉइंट B पे कैसा जा रहा है, ऐसा है ना, इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव है, सो राइट हियर पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका, यूडियल जो मोमेंट क्रिएट कर रहा है ना, क्योंकि हम मोमेंट का इक्वेशन लिख रहे हैं, तो यूडियल जो फोर्स लगा रहा है वो कितना है, आपने यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, कैसे निकाला था, एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम, है ना, तो सॉरी, तो लोड कितना है, लोड इनटू लेंथ, इंटेंसिटी इनटू लेंथ, ये क्या है आपका 20 किलो न्यूटन है, 2 × 10, कहाँ एक्ट कर रहा है, CG पे एक्ट कर रहा है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है ना, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी 5 मीटर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी 5 मीटर। मोमेंट कैसा क्रिएट कर रहा है, कुछ इस तरीके से क्रिएट कर रहा है, ओके, विच इज़ एंटी क्लॉकवाइज, ओके, सो विच इज़ माइनस। ओके, और कोई फोर्स मोमेंट प्रोड्यूस कर नहीं रहा है, तो लेट्स कंप्लीट द इक्वेशन नाउ। -MA इंटू 0 को 0 लिख देंगे, VA की वैल्यू कितनी कैलकुलेट हो चुकी है 20, सो 20 × 10 इज़ 200 माइनस 100 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप MA की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे विच इज़ 100 यूनिट किलो न्यूटन मीटर। साइन क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, जो डायरेक्शन आपने एज्यूम करी थी वही डायरेक्शन करेक्ट है। ओके, इसका मतलब है सही डायरेक्शन क्या है इसकी, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे आपने तीनों क्या है रिएक्शंस कैलकुलेट कर लिए हैं। ओके, आपने तीनों रिएक्शन कैलकुलेट कर लिए हैं, पहला, दूसरा, ओके, और ये तीसरा, है ना। तो इस तरीके से आप रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑल्दो स्टूडेंट शुड अंडरस्टैंड दैट ये सब क्या है, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, तो जिन्हें ये सब नहीं आता है वो थोड़ा प्रैक्टिस करें। ओके, थोड़ा अपनी पुरानी बुक निकालें और वहाँ पे रिएक्शन कैलकुलेट करना सीखें फॉर डिफरेंट सेट ऑफ बीम्स। ओके, सो दैट इट विल बी ईजी फॉर यू। ओके, और लेट मी गिव यू समथिंग, अगर आप कुछ कैलकुलेट करना ही चाहते हैं तो ये मैं आपको होमवर्क या प्रैक्टिस आप समझ सकते हैं। नाउ है ना, 10 किलो न्यूटन, दिस इज 2 मीटर, this is let's say 3 meter, okay, or let's this one, let's give this 2, this is 5 meter, let us say कि एक मोमेंट एक्ट कर रहा है 2 किलो न्यूटन पर मीटर, let us say this is 2 मीटर। ओके,
तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आप जस्ट फॉर टू मेक श्योर कि आप सीख गए हैं कैलकुलेट करना, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स राइट दिस ए बी, दिस इज ए बी, दिस इज ए, लेट्स से दिस इज, ये आप ट्राई कर सकते हैं. लेट्स मूव अहेड. ओके, आगे की बातें करते हैं. ओके, नाउ let me draw something, or let me try to calculate the reaction for this particular beam, है ना. इस बीम के बारे में अगर आप बात करें कि ये क्या है, एक प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम है. लेट अस से दिस इज ए, दिस इज बी, और ये लेट अस से 10 मीटर की है. ओके, यहाँ पे एक लोड लग रहा है 10 किलो न्यूटन फ्रॉम लेट्स से दिस डिस्टेंस इज 2 मीटर. ओके, नाउ अगर इस तरीके से कहा जाए कि इस बीम के लिए आप रिएक्शन कैलकुलेट करिए. ओके, let's take this to the previous page, है ना. पुराने पेज पे ही आ जाते हैं. ओके, दिस इज प्रैक्टिस के लिए ये. लेट्स से अगर इस तरीके की बीम हो, ओके, और आप रिएक्शन कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो अगर आप ध्यान देंगे, लेट्स से दिस इज फिक्स सपोर्ट. यहाँ पे कितने रिएक्शन होंगे? 3. लेट्स से दिस इज वी ए, दिस इज एच ए, दिस इज सम एम ए. देन ये आपका क्या है? रोलर सपोर्ट है. तो लेटस से यहाँ पे एक रिएक्शन होगा जो लेटस से कुछ वी है. ओके, अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे टोटल रिएक्शंस कितने हैं? कितने रिएक्शंस हैं? 4 रिएक्शंस. लेकिन आपके पास कितने इक्विलिब्रियम इक्वेशन है? 3 है. इसका मतलब है अगर आप इक्वेशन में देखेंगे तो आपके पास 4 अननोन है, वी बी, वी ए, एम ए, एच ए, लेकिन इक्वेशन 3 ही है. तो 3 इक्वेशन के साथ आप 4 अननोन को सॉल्व नहीं कर सकते, है ना. यू कैन नॉट सॉल्व दिस पर्टिकुलर बीम, है ना. आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते. अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको चौथा इक्वेशन बनाना पड़ेगा, है ना. तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को कहा जाता है इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स. ओके, जो हमारे लिए बेसिकली अब जाके हम आपका सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं. ओके, अब जाके हम स्टार्ट कर रहे हैं कि इस तरीके के स्ट्रक्चर्स को आप नहीं सॉल्व कर सकते. लेट मी, स्पेस कम पड़ रहा है. लेट्स गो बैक टू दिस पेज ओनली, है ना. तो यहाँ पे आंसर मैं क्या लिखता हूँ? इसका क्या है? वी कैन नॉट सॉल्व बाय इक्विलिब्रियम
equilibrium equations only, because four unknowns can not be calculated using three equations. ओके, ये हमने सीखा। ये आपका पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या है? Thus this is indeterminate this is indeterminate beam, या फिर आप स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। इसे आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। ओके, तो अगर आप अपने सब्जेक्ट्स देखेंगे तो दो तरीके के स्ट्रक्चर हो सकते हैं, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर और डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। तो अगर आप देखेंगे स्ट्रक्चर, जो आपका सब्जेक्ट है कौन सा, स्ट्रक्चर एनालिसिस, ये है, ये बात करता है कौन से स्ट्रक्चर्स को सॉल्व करना सिखाता है जो इनडिटर्मिनेट हो, है ना। ऐसे सब्जेक्ट्स की बात करता है ये। इसमें आप इस तरीके के स्ट्रक्चर को सॉल्व करना सीखेंगे। और जो आपका ISM है, ये सब्जेक्ट मेनली बात करता है किसका, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का, है ना। हालांकि आप लोगों ने मैकेनिक्स भी पढ़ रखा है, वहाँ पे भी आप ये पर्टिकुलर चीज़ आपने सीखी होगी, जो आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट पढ़ा होगा। तो चूँकि सेम चीज़ आप यहाँ पढ़ चुके हैं, यहाँ भी आप पढ़ने वाले हैं, तो इन स्ट्रक्चर्स की ज़्यादा बात हम नहीं करेंगे। ऑलरेडी आप दो जगह पढ़ रहे हैं या पढ़ने वाले हैं। हमें जो बात करनी है वो किसके बारे में बात करना है, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स के बारे में। So let's start this. Let's start talking about something very important for you. And यहाँ से आप देखेंगे एक्चुअल में आपका जो सब्जेक्ट है वो स्टार्ट हो जाता है। This topic we will call indeterminacy. ओके, ये आपका क्या है, इनडिटर्मिनेंसी सब्जेक्ट है। सो लेट्स राइट सम इम्पॉर्टेंट वर्ड। पहला तो क्या है आपका, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स, ऐसे स्ट्रक्चर्स जिसको आप इक्विलिब्रियम इक्वेशन से सॉल्व कर लें, है ना। when all reactions can be calculated using equilibrium. Okay. Then we have other type of structures which is called indeterminate structure.
तो सिंपल सी बात है कि ऐसे स्ट्रक्चर को आप सिर्फ इक्विलिब्रियम से आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो है ना। तो सेम चीज़ को आप क्या करेंगे, नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो आप ऐसे स्ट्रक्चर्स को क्या बोलेंगे, इनडिटर्मिनेट बोलेंगे। ओके, तो लेट मी यहाँ पे राइट हियर जो आपकी इनडिटर्मिनेसी होती है, ये दो टाइप की होती है। द फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड स्टैटिक, सेकंड टाइप इज कॉल्ड किनेमैटिक। किनेमैटिक इनडिटर्मिनेसी और स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। जो आपकी स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी होती है ये फर्दर दो टाइप की होती है। वन इज कॉल्ड इंटरनल, देन अदर इज कॉल्ड एक्सटर्नल। ओके, तो ये आपकी इनडिटर्मिनेसी होती है ना। तो सबसे पहले आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आए और आपसे बोला जाए कि भैया रिएक्शन आप कैलकुलेट करिए, तो पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो यही पता होना चाहिए कि क्या मैं कैलकुलेट कर भी पाऊँगा, है ना। क्या मैं इन्हें कैलकुलेट कर भी पाऊँगा। कहने का मतलब है कि क्या ये स्ट्रक्चर आपके डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हैं या इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, ये आपको पता लगाना होगा। द फर्स्ट स्टेप शुड बी दिस, है ना, कि पहले पता होना चाहिए कि ये आप कर पाए, इसे सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट डेफिनेशन फॉर यू कैन बी डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी। ओके, कि डिग्री क्या होती है इनडिटर्मिनेसी की। इसका मतलब क्या है कि एक्स्ट्रा अननोन्स then equilibrium। कि इक्विलिब्रियम इक्वेशन से कितने एक्स्ट्रा अननोन है, ये क्या होता है आपका डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी, है ना। तो लेट्स स्टार्ट लर्निंग दिस। लेट्स यहाँ पे लेट्स स्टार्ट, आप बात समझ जाएंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैलकुलेट डिग्री ऑफ indeterminacy if unknown reactions, अगर अननोन रिएक्शन है वो 4 हैं, है ना। और आपके इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितने हैं, इक्विलिब्रियम इक्वेशन, सॉरी लेट मी राइट हियर, अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशन 2 है ना।
तो डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी का क्या मतलब है? तो आप डेफिनेशन देखिए कि एक्स्ट्रा अननोन इक्विलिब्रियम से, है ना, एक्स्ट्रा कितना है। तो अगर आप यहाँ पे डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी कैलकुलेट करना चाहते हैं, है ना, डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है, एक्स्ट्रा कितने हैं, है ना। तो एक्स्ट्रा आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये 4 हैं, ये 2 हैं, 2 से एक्स्ट्रा कितना है, 2, है ना। बेसिकली आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा निकालने के लिए क्या करना होगा, R माइनस S, है ना। R का मतलब क्या है, अननोन रिएक्शंस, ओके। S का मतलब क्या है, अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो यहाँ पे R कितना है, 4 है। अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितना है, 2 है। तो इनडिटर्मिनेसी आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ओके। तो इस तरीके से आप डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी निकाल सकते हैं। नाउ अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो जो आपके इक्विलिब्रियम के इक्वेशन होते हैं, है ना, इक्विलिब्रियम के इक्वेशन क्या होते हैं, इक्वेशन कौन कौन से होते हैं, 3 होते हैं। Summation of forces in x direction 0, summation of forces in y direction 0 और summation of moment at any point is 0, है ना। लेकिन यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, जबकि इक्वेशन क्या होते हैं, 3 होते हैं। लेकिन ध्यान देंगे यहाँ पे अवेलेबल वर्ड भी यूज़ किया है। कहने का मतलब है आउट ऑफ दिस 3 ओनली 2 इक्वेशन कैन बी रिटन, है ना। और कोई इक्वेशन आप लिख नहीं पा रहे होंगे, है ना, इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो। लेटर से कि ये इक्वेशन नहीं हो रहा है या ये इक्वेशन, कोई सा एक इक्वेशन अवेलेबल नहीं है। तो हालांकि इक्वेशन 3 होते हैं, बट आपको देखना है कि कितने इक्वेशन एक्चुअल में आप लिख पा रहे हो, कितने आप अवेलेबल हैं, है ना। सो ये अवेलेबल वर्ड का सिग्निफिकेंस है जिसे आप नहीं भूलेंगे, ओके। सो यहाँ पे लिख देंगे sometimes all 3 equations are not available। कभी कभी ये अवेलेबल नहीं होते हैं, मतलब कहने का मतलब है कि इसका मतलब क्या है, कैन नॉट बी रिटन, है ना। और ये इक्वेशन फॉर्म ही नहीं हो रहे होंगे, ओके। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। तो बेसिक मीनिंग क्या है, ये है आपके इनडिटर्मिनेसी का, है ना। सो let's talk about this. Let's talk about static indeterminacy, okay. So let me change the page, okay. Let's start talking about static indeterminacy. Static indeterminacy.
सो let's call it static indeterminacy। तो अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है या डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? सॉरी, है ना, स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी अगर आपको निकालना है तो आप पीछे आएंगे तो ये क्या है, इंटरनल है और एक क्या है, एक्सटर्नल। तो यहाँ पे मैं कैसे लिख रहा हूँ, इंटरनल इनडिटर्मिनेसी, है ना। तो इसको मैं लिख देता हूँ, लेट्स सी आई राइट डी, और let's I इंटरनल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी प्लस एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, है ना। या फिर और सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा बड़ा हो रहा है, लेट्स से इनडिटर्मिनेसी बट इंटरनल प्लस इनडिटर्मिनेसी एक्सटर्नल। ओके, लेट मी, ये क्या है आपका, इंटरनल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, ये क्या है आपका, एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। दोनों को आपको जोड़ देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। ओके, नाउ क्वेश्चन इज कि एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी का क्या मतलब है, इंटरनल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी का क्या मतलब है। सो यहाँ पे मैं नोट लिख देता हूँ। ओके, तो जो आपका एक्सटर्नल आपकी जो स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी है वो बेसिकली रिलेटेड है, इज रिलेटेड टू सपोर्ट। ओके, सपोर्ट से ताल्लुक़ रखती है, जबकि इंटरनल जो है, ओके, इंटरनल जो आपकी स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी है is about internal forces, internal force सिस्टम, उसके अंदर की फोर्सेस के बारे में बात करता है। इसमें क्या हो सकता है, इसमें एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे कि आपका शीयर फोर्स, इसमें हो सकता है आपका बेंडिंग मोमेंट, है ना। देन एक्सियल फोर्स हो सकता है, देन और भी कुछ हो सकता है, टॉर्जन हो सकता है ना। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। उसके अंदर की कौन सी फोर्स है वो डिपेंड करता है कि वो आपका स्ट्रक्चर कैसा है। ओके, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि इंटरनल का क्या मतलब है, एक्सटर्नल का क्या मतलब। बट मैं जानता हूँ कि आपको इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा होगा। सो लेट्स राइट इट और लेट्स सॉल्व वन क्वेश्चन। ओके, है ना, तो आप समझ जाएंगे। कैलकुलेट
स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। यहाँ पे मैं थोड़ा आपको यहाँ पे कुछ कंस्ट्रेंट डाल देता हूँ कि अभी जो हम सीख रहे हैं ये एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के लिए सीखते हैं। लेट्स से हम बात करेंगे बीम्स की। बीम्स के लिए हम सीख रहे हैं, है ना। तो लेट अस से आपकी जो बीम है कुछ इस तरीके से कि एक तरफ क्या है आपका फिक्स सपोर्ट है, एक तरफ लेट अस से आपका रोलर सपोर्ट है। ओके, इसके लिए आपको इनडिटर्मिनेसी कैलकुलेट करनी है, आपको एसआई कैलकुलेट करनी है। ओके, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। सो एसआई क्या होता है, डी आई प्लस डी एक्सटर्नल, है ना। अब इसमें डी आई क्या है और डी ई क्या है, तो यहाँ पे बात करेंगे। डी ई क्या होता है आपका आर माइनस एस। आर और एस क्या है जो हमने पीछे लिखा था, आप देखेंगे यहाँ पे लिखा था, है ना। यही क्या है आपका आर और एस है। ओके, लेट मी कॉपी दिस। सो आर और एस क्या है, ये ओके, ये आर और एस है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो है आर का मतलब है कितने अननोन रिएक्शंस। तो यहाँ पे आप इनमें देख सकते हैं कि ये क्या आपका रोलर सपोर्ट है। रोलर सपोर्ट का मतलब क्या है, एक यहाँ पे रिएक्शन आएगा वर्टिकल डायरेक्शन में। ये आपका फिक्स सपोर्ट है। फिक्स सपोर्ट पे 3 रिएक्शन आएंगे, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल और एक मोमेंट। तो यहाँ पे आप देखेंगे अननोन रिएक्शन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 रिएक्शंस। इसका मतलब आर की वैल्यू कितनी है, 4 है। एस का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। ओके, तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन हमारे पास कितने हैं, 3 होते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 3। तो यहाँ इसका मतलब है डी ई की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, है ना। अब आते हैं आप इंटरनल पे डी आई निकालने के लिए। तो डी आई का मतलब क्या होता है, इंटरनली कौन सी फोर्स उसके अंदर फ्लो हो रही है ना। तो अगर आप एक बीम को देखेंगे, है ना, अगर आप एक बीम को देखेंगे, है ना, तो जब आप लेट से ये एक बीम है ना, तो ये जो बीम को अगर आप ऐसे कट करेंगे, है ना, ऐसे कट करके देखेंगे कि एक्चुअल में इसके अंदर क्या है ना। तो इसके अंदर आपको एक क्या नज़र आएगा, एक्सियल फोर्स नज़र आएगा, है ना। ये क्या आपकी एक्सियल फोर्स है। एक आपको यहाँ पे शियर फोर्स नज़र आएगा। ओके, साथ में आपको एक यहाँ पे ऐसा एक बेंडिंग मोमेंट नज़र आएगा। ओके, तो यहाँ पे अननोन कौन कौन से हैं आपके, एक एक्सियल फोर्स, एक शियर फोर्स, एक बेंडिंग मोमेंट। अननोन कौन से हैं, 3 हैं। यहाँ पे
3 अननोन है और यहाँ पे मैं नोट लिख देता हूँ। यहाँ पे अननोन कितने हैं आपके, ये 3 क्या है आपके अननोन है। और अगर आप देखेंगे तो आपके पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितने हैं, 3 ही हैं, है ना। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अगर आप इक्विलिब्रियम इक्वेशन देखेंगे, इक्विलिब्रियम इक्वेशन आपके पास कितने हैं, 3 हैं। तो अगर आप ये भी यहाँ पे अननोन्स कितने हैं, 3 हैं, इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितने हैं, 3 हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे 3 - 3 है ना। आर कितने हैं, 3 हैं। एस कितना है, ये एस है, ये आपके क्या है आर है ना। तो ये कितना होता है, 0 होगा। नाउ एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि जब भी बीम आएगी यहाँ पे डी आई की वैल्यू हमेशा 0 आएगी। ओके, तो ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डी आई की वैल्यू कितनी है, 0, डी की वैल्यू कितनी है, 1, टोटल डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कितनी है, 1। ये आपने इस तरीके से कैलकुलेट करना सीखा। साथ में आपने ये भी सीखा, क्या सीखा, फॉर बीम्स डी आई इज ऑलवेज 0, है ना। इसका मतलब है जब भी आपको बीम दिखे आपको DSI कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली DE कैलकुलेट कर सकते हैं और उससे आपको डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी मिल जाएगा। ओके, सो दिस इज़ वेरी इजी, है ना। लेट्स ट्राई टू सॉल्व फॉर अदर बीम, है ना। दूसरी बीम के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। let's try for this beam. Let's try for this beam. और let me introduce one important thing. Okay, जो ऊपर में बीम है सेम बीम मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, बस यहाँ पे क्या करते रहा हूँ, एक वर्टिकल लोड लगा दे रहा हूँ। ओके, तो सेम काम करना है हमको क्या करना है, DSI कैलकुलेट करना है यहाँ, यही काम हमें करना है। सो लेट्स डू इट वेरी फास्ट कि SI आपको कैलकुलेट करना है, क्या होगा, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। आपको पता है कि बीम्स के लिए DI हमेशा क्या होता है, 0 होता है। सो राइट इट 0 प्लस DE क्या होता है, R - S। कितने अननोन्स हैं यहाँ पे, तो आप देखेंगे एक आपका रोलर सपोर्ट है, तो एक रिएक्शन क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में। देन आपका क्या है, फिक्स सपोर्ट है, तो यहाँ पे 3 रिएक्शंस आएंगे, 1 2 3, है ना। यहाँ पे 3 आएंगे, रॉन्ग, यहाँ पे 3 नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि लोडिंग क्या है आपका, वर्टिकल है। लोडिंग क्या है आपका, वर्टिकल है। इसका मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल सॉरी, लोडिंग आपका क्या है, वर्टिकल है। इसका मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, है ना। इसका मतलब है कि ये जो है
ये रिएक्शन एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, है ना। ये जो रिएक्शन है ये एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? लोडिंग सिर्फ वर्टिकल है। जब इस डायरेक्शन में लोड नहीं लगाओगे तो स्ट्रक्चर रेजिस्ट भी नहीं करेगा, है ना। तो यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आर कितने हैं, रिएक्शंस कितने हैं, 1 2 3 अननोन रिएक्शंस। तो ये कितने हो गए आपका, सॉरी ये कितना हो गया 3, है ना। आर कितना है 3 है। लेट्स कॉल दिस ए, दिस बी। ये कौन कौन सा है, लेट मी गिव सम नेम। दिस इज वी बी, दिस इज एम ए, लेट्स कॉल दिस वी ए, लेट्स कॉल दिस एच ए। तो यहाँ पे आर कौन कौन से हैं, वी बी है, एम ए है और साथ में आपका वी ए है। और एस क्या है आपका, अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो हमारे पास एस क्या होते हैं, 3 होते हैं, है ना। 3 इक्वेशन हमारे पास होते हैं। कौन कौन से 3 इक्वेशन होते हैं, समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन 0, समेशन ऑफ फोर्स इन वाई डायरेक्शन 0, समेशन ऑफ मोमेंट एट एनी पॉइंट पी इज। ये 3 इक्वेशन हमेशा होते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान दें, है ना, अगर आप ध्यान दें तो इस स्ट्रक्चर पे चूँकि एच ए तो लग ही नहीं रहा है ना, एच ए नहीं है। इसका मतलब है अगर आप इस इक्वेशन को लिखना चाहें, है ना, इस इक्वेशन को अगर आप यहाँ पे लिखना चाहें तो एक भी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स ही नहीं है। इसका मतलब है आप इस इक्वेशन को कभी लिख ही नहीं पाएंगे। इसका मतलब है ये इक्वेशन आपको अवेलेबल नहीं है। लेकिन फोर्स इन वाई डायरेक्शन 0, ये इक्वेशन आप लिख सकते हैं, ये इक्वेशन भी आप लिख सकते हैं, ओके। तो इसका मतलब क्या है कि अवेलेबल इक्वेशन कितना है, 2 है। सो दिस विल बी 1, ओके। सो अगर आप देखेंगे, है ना, ऊपर भी हमारा आंसर क्या था, 1 ही था, है ना, यहाँ भी 1 था। और अगर आप यहाँ सेकंड केस में देखेंगे, यहाँ भी 1 ही आ रहा है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है ना। यहाँ पे क्या है, 4 - 3 किया गया है और यहाँ पे 3 - 2 किया गया। तो ये बस एक कोइंसिडेंस है कि आपका आंसर दोनों में सेम आ रहा है। बहुत बार आंसर अलग भी आ सकता है। तो कई बार क्या होता है, बच्चे इसकी आदत डाल के रखते हैं कि इसको हमेशा एस को हमेशा 3 लिखने की आदत डाल लेते हैं, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। हालांकि कुछ कोइंसिडेंस में आपका आंसर सेम आ रहा होगा, बट ये ज़रूरी नहीं है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। यहाँ पे मैं कुछ नोट लिख देता हूँ ताकि आप याद रखें। पहला तो क्या है, एच ए डू नॉट एग्जिस्ट, है ना। क्यों एग्जिस्ट नहीं कर रही है, बिकॉज लोडिंग इज वर्टिकल, ओके। ये पहला आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि लोडिंग यहाँ पे वर्टिकल है, बट यहाँ पे तो लोडिंग ही नहीं था, यहाँ पे तो लोड ही नहीं लगाया गया था, तो कोई भी रिएक्शन नहीं आना चाहिए। तो बिल्कुल करेक्ट बात है कि कोई भी रिएक्शन नहीं आना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में जब आप बीम को इस तरीके से ड्रॉ करते हो, है ना, जब बीम को आप
इस तरीके से ड्रॉ करते हो जिस पे कोई लोड नहीं दिखाया गया है, तो इसे आप जनरल केस मान के चलते हो कि ये क्या है, जनरल केस है। जनरल केस का मतलब होता है ऑल लोड्स, लेट मी करेक्ट दिस, ऑल टाइप्स ऑफ लोड, टाइप्स ऑफ लोड कैन बी अप्लाइड, है ना। इसका मतलब ये होता है कि ये क्या है, जनरल केस है। इसका मतलब है कि स्ट्रक्चर भले ऐसा दिख रहा है लेकिन इसका असली मीनिंग क्या है, इसका असली मीनिंग क्या है कि इस पे लोड वर्टिकल है ना, साथ में इंक्लाइंड है ना, और मोमेंट कैसा भी लगाया जा सकता है ना। इसका मतलब ये है, ये दोनों क्या है, जनरल केस है। इसे भी आप क्या बोलते हैं, जनरल केस कंसीडर करके चलते हैं। इसलिए यहाँ पे ये रिएक्शन एग्जिस्ट कर रहे हैं और ये ज़ीरो नहीं है ना। ये क्या है आपका, ये क्या है, ज़ीरो नहीं है। ओके, सो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग। व्हाट कैन बी थर्ड पॉइंट। थर्ड लर्निंग क्या है, आउट ऑफ fx is equal to 0, summation of moment at any point 0, out of these three equation, summation of fx is equal to 0 is not available, है ना। ये इक्वेशन अवेलेबल नहीं है। Thus s is equal to 2, अदरवाइज वो क्या होता, 3 होता। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जिसे आपको ध्यान रखना है। ओके, सो आई होप दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।